गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं? चलिए, तो आज हम लोग एक बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। इस टॉपिक का नाम क्या है भाई रे? तो इस टॉपिक का नाम है इकोलॉजी, जिसको आप कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी। और इस इकोलॉजी टर्म के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में बताए थे कि इकोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जगत का जो पर्यावरण के साथ, जीव जगत का जो प्रकृति के साथ संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने वाला विज्ञान जो है, उस विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हो गए। चलिए, खुश रहिए अमित जी। लव यू कहने वाले सभी भाई लोग को लव यू टू। एकदम ये छोटा सा टॉपिक है, एकदम ये प्यारा सा टॉपिक है, और आज ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। अब ये मत समझना कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं समझना हम तेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ये छोटा है, इसलिए ये तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे जो बड़ा टॉपिक है उसमें 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम, 5 दिन का भी टाइम दिए हैं। कोई टॉपिक में तुम 7 दिन का टाइम दिए हैं। तो जो बड़ा टॉपिक है बाबू, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, और जो छोटा टॉपिक है नहीं, बिल्कुल 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटा का, आधा घंटा का टॉपिक है, तो वो उसी तरह से खत्म होगा। लेकिन तुम लोग तो बच्चा है, साफ बुर्बक है, तो थोड़ा दिमाग में, किसी दिमाग में 80% विद्यार्थी, 90% ठीक है। एक आध को बचवा जो साफ बुर्बक है, ओकरा माथा में सेट हो जाता है ना कि 1 दिन में खत्म हुआ, मतलब तेज पढ़ा दिए। अरे चट्टा कहीं का। तो जब टॉपिक छोटा रहेगा तो स्वाभाविक है वो खत्म होगा। तो ये बात दिमाग में नहीं रखना है कि 1 दिन में खत्म हो गया, इसका मतलब जो है बड़ा हो गया। जैसे निशांत है, कहता है कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, तो बुढ़बा धीरे धीरे का मतलब क्या होता है? कम जोर से बोले। जो 10 मिनट का चीज है उसको 50 मिनट में पढ़ाएं। जो बड़ा टॉपिक है, दिमाग में एडजस्ट ये कीजिए बाबू कि जो बड़ा टॉपिक है उसको पढ़ने में 2 दिन क्या 4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, और लगा भी है। आगे भी जो बड़ा टॉपिक है उसमें टाइम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग सकता है। लेकिन जो छोटा छोटा टॉपिक है वो 10 मिनट, 20 मिनट का टॉपिक है, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें काफी कम टाइम लगेगा और वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप विटामिन पढ़ाएंगे, वो मात्र 10 मिनट का टॉपिक है। ये आपका इकोलॉजी पढ़ाएंगे, आधा घंटा से 45 मिनट बहुत हो गया, ये 45 मिनट का टॉपिक है। या फिर क्या कहते हैं इकोलॉजी, या फिर आपका पॉल्यूशन है, वो आधा घंटा का टॉपिक है। आपका पारिस्थितिकी जो है आधा घंटा का टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है 45 मिनट का टॉपिक है। तो जो छोटा छोटा टॉपिक है उसमें स्वाभाविक है कम समय लगेगा, और जो बड़ा टॉपिक है उसमें 2 दिन, 4 दिन का भी समय लगेगा। तो इसके लिए ये कभी दिमाग में मत रखना है कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं या फास्ट पढ़ा रहे हैं। बस जिस रिदम में पढ़ाना है हम उसी रिदम में पढ़ा रहे हैं। ये आपके ब्रेन का प्रॉब्लम है, ये आपके मस्तिष्क का प्रॉब्लम है कि आपको तेज कभी लगता है और कभी आपको स्लो लगता है। इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कमेंट ना करें। धीरे धीरे, अरे हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में सब बात आ रहा है, हम खुद समझ रहे हैं। क्लास में समझिए, क्लास में क्लियर। तो जो छोटा टॉपिक है भाई उसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा, और जो बड़ा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए बेवकूफ की तरह मत बोलो कि स्लो पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो लड़का ही स्लो है। चलिए, हाँ, वो किताब नहीं देखा होगा। जैसे आपका जो बुक है ना, साइंस का बुक, अभी हम नहीं, हम आपको दिखाते। तो आपका जो बुक है चला, उसमें से 22 टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसमें से 10 ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा बड़ा है, जिसमें आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी समय लग सकता है। और 10-15 गो या 8 से 10 टॉपिक ऐसा है जो छोटा छोटा है, वो आधा घंटा में 10 मिनट। अब इससे विटामिन में इतना चीज पढ़ाना है, मात्र विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में, तो वो मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो क्या उसमें हम नौ कर देंगे? गजब स्थिति है। तो बाबू, जो छोटा टॉपिक है वो 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, आधा घंटा में भी खत्म हो सकता है। जो बड़ा टॉपिक है उसमें 4 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। जो थोड़ा सा बड़ा उसमें 2 दिन भी लग सकता है। तो इसलिए ये सब बात बाबू ने, ये सब गलत बात है। इतना दिल से पढ़ाते हैं, इतना मन से पढ़ाते हैं, सब कुछ याद भी करवा देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बुड़बक वाला बोलिएगा बात तो थोड़ा सा दुख हो जाता है। ऐसा नहीं हम चाहते हैं कि तुम पर गुस्सा करे,
नहीं सुनी शांत, माफ करने की कोई बात नहीं है। अब बुरा इसलिए लग जाता है ना कि इतना बढ़िया से सारे टॉपिक को समझाते हुए, ये बताते क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में पूछेगा, 2 बार 3 बार रिपीट करवाते हुए हर चीज को समझा देते हैं, तब आपको दिखा देते हैं कि देखो बाबू जो समझाए वही यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं घर पे भी जाके पढ़ लेना, और उसके बाद भी तुम ये सब बात बोलता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माइंड सेट कर लो, जो छोटा टॉपिक है वो 1 दिन में खत्म होगा, जो बड़ा होगा उसमें 2-3 दिन में लग सकता है, ज्यादा बड़ा होगा 4 दिन भी, 5 दिन लग सकता है। नहीं, वो डिपेंड करेगा वो टॉपिक कितना बड़ा है। क्लियर? तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम है, आपके सामने है, ये टॉपिक है इकोलॉजी। और इसको इंट्रोडक्शन के क्लास में हम आपको बताए थे, इकोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सभी जीव जंतु एवं वातावरण के बीच, जैसे हम हो गए, आप हो गए, या अन्य कोई जीव जंतु हो गया, इसका संबंध जो प्रकृति के साथ है, पर्यावरण के साथ है, वातावरण के साथ है, पेड़ पौधों के साथ है, जलवायु के साथ है, या फिर हवा के साथ है, सूर्य के प्रकाश के साथ है, तो वातावरण के साथ जो जीव जंतु का आपसी संबंध है, इस संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इन संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी कहा जाता है, उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1868 ईस्वी में रीटर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया बाबू रे? रीटर के द्वारा। क्योंकि एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, यह पारिस्थितिकी जो है जिसमें जीव जंतु का जो पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ संबंध है, उस संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन करने वाले शब्द जो है, इस अध्ययन करने वाले विज्ञान जो है, जिस विज्ञान को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी, इसका प्रयोग सबसे पहले 1868 ईस्वी में रीटर के द्वारा किया गया था। अर्थात पारिस्थितिकी जो है या रीटर के द्वारा ही सबसे पहले परिभाषित किया गया था, इस वर्ड का प्रयोग किया गया था। अब यह पारिस्थितिकी का जो इकाई होता है, इसके यूनिट को इकोसिस्टम कहा जाता है। ये इकोलॉजी जो है, इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपका इकोसिस्टम जो है, इसके बारे में टांसले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था। देखिए, इकोलॉजी अलग हो गया और इकोसिस्टम क्या हो गया बाबू रे? अलग हो गया। तो यदि आपसे इकोलॉजी के बारे में पूछा जाए, पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप आंसर रीटर बोलेंगे। लेकिन बोलेगा इकोलॉजी का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। और इस इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये टांसले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इकोसिस्टम के बारे में बताया गया था, जो इकोलॉजी की इकाई है। और ये इकोसिस्टम में जीव जंतु और वातावरण के बीच जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसी संबंध है। कहेंगे सर जीव जंतु का वातावरण से क्या लेना देना है, तो है। जैसे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, ध्वनि ने आप सुनाई पड़ेगा, आपको उष्मा नहीं मिलेगा, तापमान नहीं मिलेगा, तो किसी के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, मेरा काम नहीं चल सकता है। अर्थात हम लोगों का संबंध वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ या अन्य सब्सटेंसेस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। उसकी जो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। और इस इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया था, तो इस इकोसिस्टम के बारे में टांसले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। और इन्होंने क्या किया, आपका जो इकोसिस्टम है इसको 2 भागों में बांट दिया। इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, तो इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। एक को अजैविक घटक कहा जाता है और दूसरे को जैविक घटक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी हम आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रहे थे, तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो इकोसिस्टम है, जिसके बारे में इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है, इस इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया? टांसले ने बताया। टांसले नामक वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम के बारे में बताया। और इस इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, तो इकोसिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का हिंदी नाम। अब बताइए बुरबा का क्यों नहीं बुझाता है। अब ये इकोलॉजी में पारिस्थितिकी लिखा हुआ था रे, तो इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी हो गया और इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अतः ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है,
इसको कितने भागों में बांटा गया, तो आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया। देखिए हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं बाबू, तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझा देते हैं, और जब आपको अच्छे से समझ में आती है तब हम आपको दिखाते हैं कि देख रहे बउआ आपकी किताब में सब लिखल है, ये पीपीटी में सारा चीज लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 100% याद हो जाता है। तो जो उसीलिए जो छोटा टॉपिक है उसमें कम समय लगता है। रिदम तो मेरा सेम है, ना कभी फास्ट पढ़ाते हैं ना कभी स्लो पढ़ाते हैं। नहीं, छोटा है तो जल्दी खत्म हो जाता है, अब बड़ा है तो 2-4 दिन लग जाता है। तो ये सब दिमाग में एकदम नहीं रखना बाबू, एकदम आराम से पढ़िए। मुकेश जी मजा आ रहा है, चलिए थैंक यू वेरी मच, ध्यान देंगे। तो आपका जो इकोसिस्टम है इसका खोज किसने किया, ट्रांसलिन ने किया, और इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रीटर ने किया 1868 ईस्वी में। अब इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका जो इकोसिस्टम है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता अजैविक घटक। कौन घटक कहा जाता बाबू रे, अजैविक घटक। और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है जैविक घटक। सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आपको यह बात याद हो गया होगा कि इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया, एक को अजैविक घटक कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, जैविक घटक। तो अब आप कहेंगे कि सर ये अजैविक घटक क्या है, तो अजैविक घटक में वैसे घटक को रखा गया है जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसका लाइफ नहीं होता है, जिसमें प्राण नहीं होता है। अर्थात सभी निर्जीव घटक जो है उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, जो निर्जीव घटक है इस निर्जीव घटक को अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। सेट हो गया। जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें प्राण नहीं होता है, जिसमें सजीव जो नहीं है, जो अर्थात जो निर्जीव है वो अजैविक घटक कहलाता है, और जो सजीव रहता है, जिसमें प्राण रहता है, जिसमें जीवन रहता है, वो क्या कहलाता है, वो जैविक घटक कहलाता है। जिसमें ग्रोथ नहीं होता है वो अजैविक घटक कहलाता है, जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें जीवन होता है, जो सजीव है वो आपका जैविक घटक कहलाता है। तो क्लियर हो गया कि आपका इकोसिस्टम जो है, आपका पारिस्थितिकी जो है, वो पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका अजैविक घटक और दूसरा क्या हो गया, जैविक घटक। दोनों की परिभाषा भी क्लियर हो गया कि जो निर्जीव जीव है या जो निर्जीव है जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक कहलाता है, और जो सजीव है वो जैविक घटक कहलाता है। अब क्या हुआ कि आपका अजैविक घटक जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। अजैविक घटक को भी कितने भागों में, 3 भागों में। अजैविक घटक में कौन आता है, सभी निर्जीव आता है, जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें प्राण नहीं होता है, वो अजैविक घटक कहलाता है। और अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। इसमें एक को कहा जाता है कार्बनिक। क्या कहा जाता है, एक को कार्बनिक कहा जाता है, दूसरे को अकार्बनिक कहा जाता है, अकार्बनिक कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है, तीसरे को जलवायु कहा जाता है। एकदम आराम से आप ये सारे टर्म को याद करेंगे और एकदम आराम से समझते जाएंगे। आपका जो एबायोटिक फैक्टर था और जैविक घटक था, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा इनऑर्गेनिक हो गया, और तीसरा क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। यानी कार्बनिक और कार्बनिक और जलवायु, इन 3 भागों में क्या किया गया, आपके अजैविक घटक को बांटा गया। अब यदि कार्बनिक की बात करेंगे, मन में सवाल आएगा कि सर कार्बनिक घटक में कौन आता है, तो प्रोटीन आता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ह्यूमस आता है। ये सब आपके अजैविक घटक में कार्बनिक घटक का एग्जाम्पल हो गया। कौन कौन, याद रखिएगा, कार्बनिक घटक में कौन आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, वसा आ जाएगा, ह्यूमस आ जाएगा। और कार्बनिक घटक में ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। जलवायु के अंतर्गत पानी आ जाएगा, वायु आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, उष्मा आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा, वायु आ जाएगा। ये सब किसके घटक हो जाएंगे, ये टोटल का टोटल जलवायु के घटक हो जाएंगे। अर्थात ये क्लियर हो गया, और आपको ये चीज याद भी हो गया होगा कि आपका अजैविक घटक जो है, आपका जो ये क्या बोलते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट है, उसको 3 भागों में बांटा गया, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस आ गया। अकार्बनिक में ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस आ गया। और जलवायु में
पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, ऊर्जा, तापमान, ये सब जलवायु के अंतर्गत आ गया। अर्थात ये सब अजैविक घटक हो गया जिसमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, जो निर्जीव है। अब बची बात जैविक का, तो हम पहले ही बता दिए कि जिसमें जान होता है, जिसमें लाइफ होता है, जिसमें प्राण होता है, जो सजीव जीव है, वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है, उसको जैविक घटक कहा जाता है। लेकिन ये जैविक घटक जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, और जैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया, और जैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को कहा जाता है उत्पादक, एक को क्या कहा जाता है? उत्पादक। दूसरे को कहा जाता है उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तीसरे को क्या कहा जाता है? अपघटक। एकदम आप लोग आराम से समझते जाएंगे, क्योंकि जितनी सारी चीजें बता रहे हैं ये सारा टॉपिक अच्छे तरीका से आपके किताब में लिखा गया है और आपको याद भी हो गया है। सिर्फ एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, एक बार यदि मेरे पढ़ाने के बाद घर पे आप पढ़ लीजिएगा वो चैप्टर, तो 100% याद हो जाएगा। और 90% पढ़ते भी हैं, लेकिन 10% ऐसा बच्चा है ना जो समझो साफ बेवकूफ है। वो चाहता है हम नौकरी करें, लेकिन दिल पर हाथ देकर वो कसम खा के बोले कि हम पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाता है। 10% ऐसा लेकिन बच्चा है जिसको बार बार बोलते हैं, रे बाबूजी चैप्टर पढ़ता है ना, पढ़ के आया करो, यहां से जाने के बाद भी पढ़ो, तब नौकरी होगा। नौकरी बहुत आसान नहीं है चला, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन 10% बच्चा नहीं समझता है, 90% समझता है, वो पढ़ता भी है और उसको याद भी होता है, अच्छा भी लगता है। जब हम क्वेश्चन पूछते तो वो जवाब देता है तो नहीं। लेकिन 10% साफ बेवकूफ है जो सोचता है हम पढ़ेंगे, लेकिन एको दिन पढ़ता नहीं है। बस जो पढ़ाए पढ़ाए, मन किया तो बार वीडियो देखा देखा, नहीं हो देखा तो कोनो बात नहीं, किताब उलट के नहीं पढ़ता है। कितना किताबें नहीं खरीदा है नहीं। लेकिन तुम लोगों से निम्न निवेदन है, विनती है कि तुम लोग किताब खरीदो और घर पे एक बार जाकर पढ़ो, क्योंकि इतना बेहतर तरीका से समझाते हैं ना बाबू। क्योंकि अब नहीं याद होगा ना तो जीवन में कभी थोड़ा याद नहीं हो पाएगा, जीवन में कभी तुम पढ़ नहीं पाएगा। इतनी स्थिरता से हर पॉइंट को समझा देते हैं, पहले सारी चीज तुमको बता देते हैं, सबका एग्जाम्पल भी दे देते हैं, और तब तुमको दिखाते, देखो बाबू ये सब तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है। नहीं, इसलिए याद होता जा रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ध्यान देंगे। तो जैविक घटक को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। कहेंगे कौन कौन? तो एक को उत्पादक कहा जाता है, दूसरे को भोक्ता कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। अब मन में सवाल आया होगा कि सर उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पाद तैयार करता है, जो प्रोडक्ट तैयार करता है, अर्थात वैसा घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहता है, उसे उत्पादक कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे किसमें आ जाएगा? उत्पादक में, क्योंकि आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह उत्पाद स्वयं तैयार करता है, अर्थात उत्पादक के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हरा पेड़ पौधा। अब परीक्षा में सवाल पूछेगा कि उत्पादक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन मिलेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हरा पेड़ पौधा। आंसर क्या होगा? हरा पेड़ पौधा। क्लियर? चलिए, तो आपने उत्पादक समझ गया। कोई कंफ्यूजन आपको बाबू? किसी को भी नहीं ना? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि आपका जैविक घटक का ये 3 पार्ट था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आपने उत्पादक के बारे में अच्छे तरीका से समझ गया कि उत्पादक उसको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जो अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे जो है ये उत्पादक में हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर उपभोक्ता क्या होता है? तो उपभोक्ता का मतलब हो गया जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड आता है, जो उत्पादक को उपभोग करता है या उत्पादक द्वारा तैयार किए गए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का काम करता है, जो उपभोग करने का काम करता है, उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या है, पेड़ पौधा को खाते हैं या पेड़ पौधा से जो उत्पाद तैयार होता है,
अनाज तैयार होता है उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात मनुष्य क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। गाय क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। भैंस क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। बकरी क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। बाघ क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। शेर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। तो ये क्लियर हो गया कि उपभोक्ता में वो सब चीज आता है जो उपभोग करने का काम करता है, जो प्रकृति पर आश्रित रहता है, जो दूसरे के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को ग्रहण करता है, उपभोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। और सारे एग्जाम्पल आपने सुन लिया, गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, हम, आप, बाघ, शेर, सिंह, चीता, तेंदुआ, ये सब उपभोक्ता है। कहेगा सर अपघटक क्या है, यानी डिकम्पोजर क्या है? तो अपघटक का मतलब होता है वैसे जीव या वैसा जैविक घटक जो अन्य जीव को या सड़े गले पदार्थ को डिकम्पोज करता है, अपघटित करता है और उसको तोड़कर अपना भोजन करता है, वो डिकम्पोजर कहलाता है, अपघटक कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब किसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है वो अपघटक में आ जाएगा। और हम आप लोग किसमें आ जाएंगे, तो हम आप लोग जो है वो आ जाएंगे उपभोक्ता में। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो अभी हम आपको जितनी सारी बातें बताएं, अभी देखिएगा स्पष्ट रूप से आपके इस बुक में और आपके पीपीटी में लिखा हुआ है। इकोलॉजी की परिभाषा हम आपको बताए थे, जीव जंतु का जो वातावरण के साथ आपसी संबंध है, जीव जंतु का वातावरण के साथ आपसी संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव जंतु का जो वातावरण के साथ आपसी संबंध है उसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1868 ईस्वी में किसने किया, रिटर ने। हम आपको पहले समझा के याद करवा चुके हैं। उसके बाद अर्नेस्ट हैकल जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, अर्नेस्ट हैकल जो है ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। और इन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का एक विस्तृत जानकारी दिया गया था। अतः फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा कि इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इकोलॉजी को एक विस्तृत जानकारी दिया, इसलिए फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताए थे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इस इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया था, तो टांसले ने बताया। और इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा, तो इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा, तो हम आपको समझा चुके हैं। एक को कहा जाता है जैविक घटक और दूसरी को क्या कहा जाता है, अजैविक घटक। यानी एक हो गया ए बायोटिक फैक्टर और दूसरा क्या हो गया, बायोटिक फैक्टर। क्लियर हो गया, ये हो गया अजैविक घटक। अभी आपको हम बताए ना कि कितने भागों में बांटा गया, तो आपका पारिस्थितिक तंत्र जो है 2 भागों में बांटा गया, एक अजैविक हो गया और दूसरा क्या हो गया, आपका जैविक हो गया। अब मन में सवाल आता होगा कि सर अजैविक घटक क्या है, तो हम बताइए जिसमें जान नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, अर्थात जो निर्जीव होता है वो अजैविक घटक कहलाता है। एग्जांपल में हम दिए थे, अजैविक घटक को भी कितने भागों में बांटा गया, तो अजैविक घटक को भी आपका अजैविक घटक क्या है बता दिए, जो निर्जीव होता है वो अजैविक घटक कहलाता है, जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक घटक कहलाता है। तो जितना चीज समझाए उस सब बाबू लिखा हुआ है ना। तो हम उम्मीद आपसे करेंगे कि ये सारा चीज आपको याद ही हो गया होगा कि जिसमें प्राण नहीं होता है वो अजैविक घटक है, जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। और अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कहेंगे कौन कौन, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। और वहां पर भी हम आपको बताए थे कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। तो कार्बनिक में कौन आया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ह्यूमस, जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। और कार्बनिक में कौन आया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हम आपको पहले बता चुके हैं। जलवायु में प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो जितनी भी चीजें हम आपको समझाए टोटल एग्जांपल सहित देखिए यहां पर लिखा हुआ है। यदि अब नहीं याद होगा तो बाबू कब याद होगा, और अब नहीं याद होगा तो समझ लेना कभी याद नहीं होगा। क्लियर? चलिए अगला आपका है जैविक घटक। तो जैविक घटक का मतलब क्या होता है, जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, जो सजीव है उसी को जैविक घटक कहा जाता है। और अभी हम आपको तुरंत पढ़ाए। और जैविक घटक को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो उत्पादक में क्या बताए थे, हरा पेड़ पौधा आएगा। उपभोक्ता में क्या बताए थे, मनुष्य भी आएगा, बकरी भी आएगा, गाय भी आएगा, भैंस भी आएगा, चीता, तेंदुआ, बाघ, सब उपभोक्ता में आता है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ उपभोग करने का काम करता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करता है।
या फिर कहिए जो सिर्फ उत्पादक पर डिपेंड करता है, पेड़ पौधा पर निर्भर करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। या जीव जंतु पर भी जो डिपेंड करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। और अपघटक में बताए जो कीड़ा मकोड़ा दूसरे को डिकम्पोज करके अपना भोजन करता है वो अपघटक कहलाता है। तो आगे आप देखेंगे स्पष्ट रूप से उत्पादक के बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया गया है, वैसे घटक को शामिल किया गया है जो अपना उत्पाद स्वयं तैयार करता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वो उत्पादक कहलाता है। अर्थात सभी हरा पेड़ पौधा जो है वो क्या कहलाता है, सभी हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आता है। जो हम आपको समझाए देखिए वही लिखा हुआ है ना बाबू, कि जितना भी हरा पेड़ पौधा है ये टोटल का टोटल क्या कहलाता है, सभी हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक का एग्जाम्पल होता है। उपभोक्ता क्या है, वैसा जैविक घटक जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है या पौधे के उत्पाद पर आश्रित रहता है, जो दूसरे के उत्पाद को उपभोग करने का काम करता है, उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे। कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता को कितने भागों में बाबू, 3 भागों में। ध्यान से सुनना, कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब आप कहेंगे सर प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो जो सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर यानी पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये क्या खाता है, घास खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है, वैसा जीव जो घास भी खाता है और जीव जंतु को भी खाता है, यानी जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। उसमें मनुष्य भी आता है, मेढक भी आता है, सांप भी आता है, लोमड़ी भी आता है, सियार भी आता है, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों को ग्रहण करता है। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, जैसे बाघ, शेर, सिंह, चीता, तेंदुआ, ये सब तृतीयक उपभोक्ता में आता है। क्लियर हो गया। तो उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। आपके सामने तीनों का नाम लिखा होगा। एक को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, दूसरे को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है और तीसरे को तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ पौधे पर आश्रित रहता है, जो पौधे को ही या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अभी एग्जांपल हम आपको बताए थे, आपका टिड्डा हो या खरगोश हो, बकरी हो, हिरन हो, गाय हो, भैंस हो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, गाय हो, भैंस हो, हिरन हो या खरगोश हो या बकरी हो, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा, जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाता है, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता है और क्या कहते हैं पेड़ पौधे को भी खाता है, वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, सांप आ जाएगा, सियार आ जाएगा, लोमड़ी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ये सब क्या कहलाता है, ये सारा का सारा द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, जो क्या करता है, मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है। और तीसरा क्या बताइए, तृतीय प्रकार का उपभोक्ता, जिसमें बताइए जो सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने का काम करता है, वो तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। चाहे वो चीता हो, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बाघ हो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये टोटल का टोटल तृतीय प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आपको बताए थे अपघटक, डिकम्पोजर। तो बोले थे डिकम्पोजर में बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, जो कि अन्य जीवों को, अन्य अवशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर, तोड़कर अपना भोजन करता है, डिकम्पोज कर अपना भोजन करता है, उसी को डिकम्पोजर कहा जाता है, उसी को अपघटक कहा जाता है। और वही परिभाषा स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है। अर्थात डिकम्पोजर के एग्जांपल में कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका ये देख रहे हैं, ये आपका आ गया क्या, ये बैक्टीरिया है, ये आपका फंगस है, ये आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, अर्थात जीवाणु हो या कवक हो या वायरस हो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब अपघटक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स इल्टन नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया, चार्ल्स इल्टन नामक वैज्ञानिकों ने इकोसिस्टम को अलग अलग दर्शाने के लिए क्या किया, एक फूड चेन के बारे में बताया, एक आहार श्रृंखला के बारे में बताया। और इल्टन ने कहा एक फूड चेन के माध्यम से, एक आहार श्रृंखला के माध्यम से आप ये दर्शा सकते हैं कि कौन किस पर आश्रित रहता है, कौन किसको खाता है, किस तरह से आहार श्रृंखला का जो है
एक चेन बना हुआ है, जिसके बारे में आगे आप देख रहे होंगे। एक घास जो है, इस घास को कौन खाता है? बकरी खाता है। और इस बकरी को कौन खा लेता है? एक बड़ा जीव जो है, उच्च श्रेणी का जीव जो है, वो कौन खा लेता है? शेर खा लेता है। तो आपने देखा, ये हो गया एक छोटा सा चेन। और इसी में बड़े चेन की बात करेंगे तो बड़े चेन जो होता है उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे घास जो है वो टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को पिकॉक खा जाता है। इस तरह से सभी जीव जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है वो एक दूसरे से क्या है? सटा हुआ है। सभी जीव जंतु और एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल क्लोज है। अर्थात ये फूड चेन कहलाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आपसे बात करेंगे आहार वेब का। तो आहार वेब में भी आप देखेंगे इल्टन के द्वारा 1927 ईस्वी में क्या हुआ? एक वेब के बारे में, एक जाल के बारे में बताया, जिसमें वो स्पष्ट करना चाहा कि सभी जीव जंतु का संबंध एक दूसरे के साथ रहता है। किसी जीव के बिना किसी जीव का कार्य संपन्न हो सकता है। जैसे ने कहता हम पर तुम पर खुदा। आप यहां पर देखिए, एक घास की बात करेंगे तो इस घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, इस मेढक को सांप खाएगा और सांप को मोर खाएगा। इस घास की बात करेंगे, इस घास को खरगोश खाता है ना। चिड़िया जो है, इस चिड़िया को बाज खा जाता है, इस बाज को मोर खा जाता है। नहीं, तो प्रत्येक जीव जो है एक दूसरे पर आश्रित रहता है। क्लियर? प्रत्येक जीव जो है वो एक दूसरे पर क्या रहता है? अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए क्या रहता है? आश्रित रहता है। इसको आहार वेब कहते हैं। इसके बारे में इल्टन ने क्या किया था? 1942 ईस्वी में एक पारितंत्र में मौजूद जितनी भी प्रकार का वेब देखे, जितनी भी प्रकार का श्रृंखला देखे, उसमें उन्होंने क्या किया? उसको अलग भागों में बांटा, एक पिरामिड की सहायता से। किस सहायता से बांटा? उन्होंने अलग अलग जो है पिरामिड की संरचना किया। अब मन में आता होगा कि सर पिरामिड क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पिरामिड का मतलब होता है इस तरह का श्रृंखला। नहीं, पिरामिड का मतलब होता है इस तरह का श्रृंखला जो नीचे ज्यादा होगा, उससे ऊपर कम होगा, उससे ऊपर कम होगा। नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे पिरामिड में तो संख्या जब घटती जाती है तो उसी के स्ट्रक्चर को हम लोग पिरामिड कहते हैं। आकार भी घटता जाता है, संख्या भी घटती जाती है। तो इल्टन ने क्या किया? 1942 ईस्वी में आहार श्रृंखला में उसकी संख्या के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे, उसके द्रव्यमान के आधार पे 3 प्रकार का जो है ये पिरामिड तैयार किया। कितना प्रकार का? एकदम ध्यान से समझने का काम करेंगे बाबू। इल्टन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा 1942 ईस्वी में क्या हुआ? 3 प्रकार का पिरामिड तैयार किया गया। किस आधार पे? एक पिरामिड ऑफ नंबर, यानी पिरामिड की संख्या के आधार पे। एक पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड के ऊर्जा के आधार पे। एक पिरामिड ऑफ द्रव्यमान या बायोमास, यानी द्रव्यमान के आधार पे 3 तरह का जो है वो पिरामिड बनाए। और आप यहां पर देखेंगे सबसे पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर। कहेगा सर ये पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? तो पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब होता है कि इस पिरामिड में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे संख्या जो है वो घटते जाएगा। अर्थात इस पिरामिड में जो जितना नीचे रहेगा उसकी संख्या उतना ज्यादा होगा, जो जितना ऊपर होगा उसकी संख्या उतना कम होगा। अर्थात जो आपका प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, देखिए उसका संख्या ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का संख्या उससे कम, सेकेंडरी का संख्या उससे कम और टर्शियरी का संख्या उससे भी कम। अर्थात इस पिरामिड में अपराइट पिरामिड कहलाता है। नीचे से ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? नंबर घटता चला जाएगा, संख्या घटता जाएगा। अर्थात उत्पादक की संख्या ज्यादा है, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उससे कम, द्वितीय उपभोक्ता की संख्या उससे कम और तृतीय उपभोक्ता की संख्या सबसे कम होता है। इसी को कहा जाता है पिरामिड ऑफ नंबर। और ये किसने दिया था? इल्टन के द्वारा दिया गया। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर घटता जाएगा। उसी तरह से ऊर्जा में भी आप देखेंगे जब नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा भी घटता जाएगा, द्रव्यमान भी घटता जाएगा। तो दूसरा हम आपको बताते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी में भी यही बात बताया गया कि इस श्रेणी में भी एक दूसरे की श्रेणी में एनर्जी जो फॉलो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा वो घटता चला जाएगा। क्योंकि एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता जाता है।
आप स्ट्रक्चर में देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, तो पिरामिड ऑफ प्रोड्यूसर का है। प्रोड्यूसर का एनर्जी सबसे ज्यादा, प्राइमरी का उससे कम, सेकेंडरी का उससे कम और टर्सरी का सबसे कम। इन लगातार 10-10% जो है वह घटता चला जाता है, अर्थात जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं ऊर्जा का फ्लो जो है वह घटता चला जाता है। यह दूसरा हो गया। तीसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास में भी आप यही देखेंगे, जैसे जैसे देखिए नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं बायोमास घटता जा रहा। सबसे ज्यादा बायोमास प्रोड्यूसर का, उससे कम पिरामिड प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का और उससे कम क्या हो गया, टर्सरी का। तो पिरामिड और बायोमास में क्लियर हो गया। इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों में जीवों का कुल द्रव्यमान जो है दर्शाने के लिए जो पिरामिड का प्रयोग किया गया है, इस पिरामिड में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाइएगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटता चला जाएगा। और इस फिगर से भी स्पष्ट हो गया, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं घटता जा रहा है। द्रव्यमान प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा, प्राथमिक उपभोक्ता का उससे कम, द्वितीय का उससे कम और तृतीय का सबसे कम हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब लास्ट पॉइंट आपका है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। जैसे डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति का संबंध किससे है, तो इकोसिस्टम से है। इकोटोन जो है इसका मतलब है दो बायोमास का मिलना। जब दो बायोमास आपस में मिल जाता है तो उसको इकोटोन कहा जाता है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब होता है फिलहाल में जो कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गया है उसी स्थिति का पता जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट से चलता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। बैम्बल की मेलोमिस जो है एक स्तनधारी जीव होता है जो मौसम के अनुकूल नहीं होने की वजह से, मौसम परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो गया। उसके बाद संकटग्रस्त पशु जो है या जीव जंतु जो है उसका आंकड़ा कहां रहता है, रेड डाटा बुक में रहता है। क्लियर? संकटग्रस्त प्राणी जो है उसका आंकड़ा कहां रहता है, तो रेड डाटा बुक में रहता है। तो इस तरह से अभी आपने देखा ये टॉपिक एक छोटा सा था, प्यारा सा था, नन्हा सा था और ये टॉपिक आपको सिर्फ पढ़े नहीं होंगे बल्कि हम आपसे विश्वास करते हैं आप पर कि आपको ये याद भी हो गया होगा और ये टॉपिक खत्म ही हो गया, इकोलॉजी। चलिए अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे जाके एक बार जरूर पढ़िएगा और ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, जो छोटा टॉपिक रहेगा वो आधा घंटा में भी खत्म हो सकता है, 1 घंटा में भी हो सकता है और जो बड़ा टॉपिक होगा उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी टाइम लग सकता है। इसलिए ना ज्यादा टाइम लगे तो घबराना है, ना कम टाइम लगे तो घर बना। आप एक रिदम में पढ़ते जाना है लगातार, एक दिन आपका सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, आपको एकदम टेंशन नहीं होगा। और जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होगा उस दिन पूरी बायोलॉजी आपको याद होगा, यदि आप एक बार घर पे जाके पढ़ लेंगे तो और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे तो। यदि आपको नौकरी करने का तमन्ना होगा तो एक बार जरूर आप पढ़कर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।